नमस्कार दोस्तों। मैं यश यशस्वी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हिंदी कविता विद यश यशस्वी। गबन की इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोस की लिंक दी हुई है। इस श्रृंखला में अब तक हमने देखा कि रमानाथ जालपा को मायके जाने से रोक लेता है और जालपा रमानाथ को अपनी नौकरी के लिए पत्र लिखने का सुझाव देती है। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद की और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के बारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी ना हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर दो एक बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा रह गए। कहाँ जाएं, सिनेमा ही देखा हमें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ, तुम तो इस बुड्ढे को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रमानाथ बोला, कुछ भी नहीं। रमेश ने कहा, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं तो 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ ने कहा, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश ने कहा, बाबूजी के पास क्या कारू का खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर बनवा दें। 10-20 हजार रुपये होंगे तो अभी बच्चे भी सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या। 50 होता ही क्या है। रमानाथ बोला, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचे। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ बोला, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल ना हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचे क्या हो सकता है। रमानाथ बोला, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक ही ना जाता। रमेश ने कहा, अजी 2-4 चालें चलो तो आप ही जी लग जाएगा। जरा अक्ल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कुछ मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ बोला, ओह क्या गलती हुई।
रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वह रंगी दाढ़े वाले खां साहब नहीं हैं, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके हैं, मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर से उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं। लाओ मेरा फीला। रमेश बोले, देखो भाई, बेईमानी मत करो। मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तुम्हें वह जगह मंजूर है? रमानाथ बोला, वेतन तो 30 है। रमेश बोले, हाँ, वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है, कर लो। रमानाथ ने कहा, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूंगा। रमेश ने कहा, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह रहते हुए लड़कों को एमए एलएलबी करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादी अच्छे घरों में की। हाँ, ज़रा सोच बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ बोला, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। रमेश बोले, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों के आदमी क्या करे? 30 रुपये में गुजर नहीं हो सकता। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी है। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हों, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हों, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाएगा कि वह भलमनसी के साथ निर्वाह कर सकें, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यही रोटी दाल घी दूध वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 रुपए क्यों देते हैं? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूं। मुझे बातों में लगाकर मेरे सारे मोहरे उड़ा रही है। रमेश बोले, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। यह लीजिए शहद, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ ने कहा, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश बोले, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने एक मंत्र सिद्ध किया है, क्या मजाल कि कोई मात दे सके। फिर शहर। रमानाथ ने कहा, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश बोले, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं। खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। यह शह और मात। रमानाथ ने कहा, अच्छा, कल की रही। कल ललकार कर 5 मातें न दी तो कहिएगा। रमेश बोले, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ ने कहा, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम ना खेलूंगा। रमेश बोले, 5 नहीं, तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है। तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतज़ार ना करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए।
रमानाथ ने कहा, अब तो नींद आ रही है। रमेश बोले, तो मुंह धो डालो, बर्फ रखी हुई है। मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने ना दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है। नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान ना था। वह समझ गए थे, इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलो, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता ना जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ ने कहा, क्यों, 5 बाजियां पूरी ना कर लीजिएगा? रमेश बोले, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया। दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले ना उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मज़े की नींद आ रही थी। रमेश बोले, अजी वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ ने कहा, आप दे दीजिएगा। रमेश बोले, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ बोले, जो चाहे कीजिए, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश के भोजन करने के बाद उठा। बोला, मैं भी चलूँगा। रमेश बोले, अरे मुंह हाथ तो धो ले भले आदमी। रमानाथ ने कहा, अभी तो आप चले जा रहे हैं। रमेश ने कहा, नहीं, अभी 15-20 मिनट रह सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ ने कहा, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर घर भोजन करूँगा। रमेश बोले, कहता तो हूँ अभी आधे घंटे तक रुक सकता हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ बोले, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश बोले, मुझे गालियां दिलाओगे और क्या, फिर कभी आने ना पाओगे? रमानाथ बोला, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूं। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास ना जाना पड़ेगा। रमेश बोला, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। 20 सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ ने कहा, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामद कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट माट तो ना बताएंगे? रमेश बोले, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ ने कहा, तो फिर मैं घर जाता हूं, यह सब मुझसे ना बर्दाश्त होगा। रमेश बोले, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि ना जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ बोले, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश बाबू ने कहा, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रमानाथ ने कहा, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा,
बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने का किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक ना उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही ना हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर ही में था कि आसमान पर बादल घिर आए। पानी आना ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रोका ना गया। हाथे के बाहर भी ना निकलने पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोंगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपए था, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीना भी बच जाए तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी ना उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, यह भीख कहाँ गए? रात कहाँ गायब थे? रमानाथ ने कहा, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आ रहा हूँ। म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जालपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नेत्रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा, भला 60-70 तो होते। रमानाथ ने कहा, मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है। 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा बोली, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, यह जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों के रकमें मिलेंगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशर्फी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम करने के लिए वे खुशामंद भी करेंगे और पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रामानाथ ने कहा, वह तो करूँगा ही। जालपा बोली, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रामानाथ बोला, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊंगा। जालपा ने उल्लासित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर ही आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे की कहानी आपको हमारे चैनल पर अगले वीडियो के रूप में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।